जो है हाउ डू वी पीरियोडाइज की बात करते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज की बात करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? इंडियन हिस्ट्री, देखिए हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तय करते हैं। यहाँ देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा था। कालखंड के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? यहाँ देखिए क्या कि कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। फिर कहता है कि वाई डू वी ट्राई, देखिए वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। वी डू सो ऑन, देखिए वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। इट्स सेंट्रल फीचर हैज दे अपीयर टू अस, सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियोडाइज, सो द टर्म्स, देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए यहाँ पर जो आपको है क्या, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। इट्स सेंट्रल फीचर्स, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। इट्स सेंट्रल फीचर हैज द अपीयर टू अस, so the terms through, देखिए so the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods become important. देखो they reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. यहाँ देखिए क्या कि 1817 में यहाँ पर ये हो गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं और हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। अब यहाँ देखिए मिल थाउट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, यहाँ पे जो आपको caste taboos and superstitious practices dominated social life. British rule, देखिए Milt felt could civilize India. To do that, to do this, it was necessary to introduce European manners, art, institution and laws in India. Milt in fact suggested the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. अब आगे यहाँ देखिए क्या, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यह हिंदू और मुसलमान तनाज़ाओं का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही आपको बोलबाला
बोलबाला था। मिल की देखिए मिल की राय में, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब आगे देखिए इसमें जो छूट के पीछे हुआ, देखिए आपको एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर दिया गया, एक्टिविटी जो आपको उसको देखिए इंटरव्यू योर मदर। देखिए इंटरव्यू योर मदर यहाँ जो कहा गया, देखिए interview your mother or any or another member of your family to find out about their life. Now divide their life into different periods and list out of the significant events in each period. Explain the basis of your periodization. अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाइए। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाइए। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको था से यहाँ पर देखिए कि देखिए इन दिस आइडिया, यहाँ जो कहा गया इन दिस आइडिया, देखिए इन दिस आइडिया, देखो यहाँ पर क्या कि इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड, देखिए द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। अब यहाँ पर देखिए कि इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन पद्धति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, सारा संसार अंधकार के दौर में था। क्या इस तरह की धारणाओं को स्वीकार किया जा सकता है? अब देखिए इन एनी केस, यहाँ जो कहा गया इन एनी केस, इन एनी केस, यहाँ देखिए इन एनी केस कैन बी रेफर टू, यहाँ जो कहा गया देखिए इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री। देखिए इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैज हिंदू और मुस्लिम डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स। वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द डिवीजन ऑफ द of the time to do so, देखिए to do so easy to suggest that the lives and practices of the others don't really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अब यहाँ पर देखिए क्या कि ये क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान और दौर कहा जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को क्या उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। देखिए मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न. This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from West, West, देखिए यहाँ पर क्या कि West, where the modern period was associated with the growth of all the forces modernity. एक मिनट, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason and democracy, liberty and equality. Liberty and equality medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we यहाँ देखिए can we uncritically accept this character? Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial.
यहाँ पे देखिए क्या अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हट के इतिहास का भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल को बांट कर देखते हैं। देखिए इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब यहाँ पर आगे जो कहा गया इसमें देखिए मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड हैज कॉलोनियल। अब देखिए व्हाट इज कॉलोनियल को समझिए। कॉलोनियल क्या है? देखिए इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कैम टू कन्क्वर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। यू विल सी हाउ दे establish control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, about the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices when the subjugation of the country by another leads to these kinds of political, economic, and social and cultural changes. We refer to the process as colonization. You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. अब यहाँ पे देखिए क्या कि औपनिवेशिक क्या होता है, इसको समझिए। औपनिवेशिक क्या होता है? देखिए इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट कहाँ पर, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं। देखिए हाउ डू वी नो मतलब हम किस तरह जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं। व्हाट सोर्स, यहाँ देखिए क्या कि व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पीछे 250 साल का इतिहास लिखने के लिए, भारतीय इतिहास के पीछे 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कि रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट की बात की गई। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, गृह विज्ञान को भेजी गई रिपोर्ट यहाँ पर कहा गया। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन ए म्यूटनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। हियर इज ए सैंपल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट द होम डिपार्टमेंट गोट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। देखिए 1940 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। सबसे देखिए बम्बई की बात यहाँ पर की गई है, या बॉम्बे जिसे कहते उसकी बात यहाँ पर आपको की गई। देखिए बॉम्बे अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। यहाँ पर देखिए क्या कि बम्बई की बात है, इस बात का इंतजाम
देखिए यहाँ पे जो आपको कहा कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। अब आपको देखिए कराची 301 म्यूटिनर्स आर अंडर अरेस्ट एंड ए फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। ऑल इस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड। देखिए अब कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद इस विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर देखिए यहाँ पर सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में, सारे दफ्तर और सैनिक निगरानी में आपको है। विशाखापट्टनम की बात यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। मिलिट्री गार्ड हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट नो फर्दर ट्रबल इज एक्सेप्ट दैट ए फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। देखिए विशाखापट्टनम में कभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद यह नहीं है, किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये आपको यहाँ पर सोर्स था डायरेक्टरी ऑफ इंटेलिजेंस का था, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड। ये उसका जरूरत नहीं। आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स मतलब यहाँ पर क्या कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो है वो अभिलेख तैयार करता है। उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पर क्या वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। एवरी इंस्टीट्यूशन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। देखिए दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोस नथिंग एंड रिपोर्ट्स। यहाँ देखिए क्या अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था। और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यहाँ पर देखिए क्या कि द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। सो दे देखिए यहाँ पर सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द collectorate, the commissioner's office, the provincial specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. अब यहाँ देखिए क्या कि अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थान अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अब आगे देखिए लेटर्स एंड मीमोस। यहाँ पर जो कहा गया लेटर्स एंड मीमोस, जो आपको यहाँ पर देखिए लेटर्स एंड मीमोस दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिसर एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ देखिए आप 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों, मेमोस जिसको मीमोस के ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में
इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। अब आगे देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर क्या ये फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिगर आपको यहाँ पर है क्या, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920 डिकेड्स। देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। और देखिए व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वारंगल, क्लोज टू द देखिए close to the Viceregal Palace. This location reflect the importance. This location reflect the importance these institution had in British imagination. देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो कहा गया, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या कि सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट की बात यहाँ पर आपको है। देखिए आपको शरीफे का पौधा आपको यहाँ पर देखिए कस्टर्ड एप्पल जिसे बोलते हैं, शरीफे का जो पौधा है यहाँ पे इसको देखिए। कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770 डिकेड्स बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स established by the British collected plant specimens and information about their use. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonization. अंग्रेजी द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहास के इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इस उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। देखिए सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट की बात यहाँ पर आपको कही गई। तकनीकें फैलने लगी, यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि तकनीकें भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की कई प्रतियाँ बनाई जाने लगी। अब आगे एक बात यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंस की बात आपको, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखिए सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट मतलब सर्वेक्षण का बढ़ता जो महत्व, उसको यहाँ पर देखिए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। देखिए बाय द अर्ली 19th century detailed surveys were being carried out to map the entire country in the village. Revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the fauna, and the local histories and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about the administrator. यहाँ पे administer the region। देखिए from the end of the 19th century census operation were held every 10 years. These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, caste, regions and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, geological surveys, archaeological survey, anthropological survey, forest यहाँ आपको देखिए क्या कि औपनिवेशिक सर्वेक्षण बढ़ता, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों एवं फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजी की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। फिर देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल। देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल, अभी अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब यहाँ पे देखिए क्या कि फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट। देखिए बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, what the official thought, what they were interested in, देखिए and what they wish to preserve for prosperity, preserve for posterity. These records don't always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing speed, newspapers were published and issued were debated in public. The leaders and reformers wrote to express their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. देखिए यहाँ पे जो कहा गया all of these sources however were produced by those who were literate. From this we will not be able to understand how history was experienced and lived by the travelers and the peasants, the workers in the mines, or the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. देखिए yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book you will see how this can be done. आगे हम देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। यहाँ देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। यहाँ अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। देखिए रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लग सकते हैं। हमें रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे आपको सरकारी सरकारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनमें से हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1897 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में तस्वीर कई जगहों पर दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए। तो यहाँ पर आपको इसके बाद जो आप यहाँ देखिए क्या रिकॉर्ड्स इनमें से देखिए रिकॉर्ड हमें यही पता चली रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में
निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकें फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। देखो यहाँ पर लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अब आगे यहाँ पर जो कहा था उसको देखिए। उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या कि इमेज तो आपके यहाँ पर ऑलरेडी है। फिगर 6 में देखिए, फिगर 6 का इमेज यहाँ पर आपको देख लीजिए। फिगर 6 में जो आपको इमेज है क्या कि देखिए मैपिंग, आपके यहाँ पर ये तो आपको हो गया था मैपिंग। देखिए क्या कि मैपिंग एंड सर्वे, यहाँ पर क्या कि मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1832। देखिए बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। बंगाल का मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य आपको चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कि नॉट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट वर यूज इन द सर्वे आर placed in the ground to emphasize the scientific nature of the project। ध्यान से देखिए सर्वेक्षण इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया है एक इमेज और देखिए। द रिबेल्स ऑफ 1857 की बात यहाँ पर की गई। द रिबेल्स ऑफ 1857 1857 के विद्रोही की बात यहाँ देखिए। इमेज नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पर देखिए देखिए इमेज नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैम। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1817 रिबेलियन। द कैप्टन एट द बॉटम से म्यूटिनस देखिए क्या म्यूटिनस सिपाही शेयर द लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन। द रिबेल्स अपेयर हैज greedy, vicious and brutal। You will read about the rebellion in chapter 5। देखिए तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। उनमें देखिए उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या इंसानों खाने लायक नहीं। Newspapers provide accounts of the movement in different parts of the country। Here is a report of a police strike in 1946। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। अब हम देखें क्या कि अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। अब देखिए देखिए यहाँ पे हैज़ द न्यूज स्पीड टू द अदर पुलिस स्टेशन। द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड। वन ऑफ द स्ट्राइकर सेड द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड द दाल विच वी हैव टू ईट। जैसे से ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुँची वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताल का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको यहाँ पर देखिए।
हाँ, तो आगे यहाँ पर जो आपको कहा एक्टिविटी, आपको यहाँ पर एक्टिविटी में देखिए क्या है, लुक एट द सोर्स 1 and 2, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन व्हाट यू ऑब्जर्व। देखिए गति स्रोत 1 और 2 को देखें, क्या आपको प्रतिवेदन के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इसके बाद आगे आपको यहाँ पर है, यहाँ से देखिए चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। देखिए लेट्स इमेजिन दैट यू आर हिस्टोरियन वांटिंग टू फाइंड आउट अबाउट हाउ एग्रीकल्चर चेंज इन ए रिमोट ट्राइबल एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच यू वुड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। अब आगे यहाँ पे है, देखिए यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर जो कहा गया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की बात यहाँ पर की गई। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेज पावर, द कंपनी इस्टेब्लिशेज पावर मतलब व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मतलब क्या कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी। द कंपनी इस्टेब्लिश्ड पावर, ये चैप्टर 2 क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 1। फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड द कंपनी इस्टेब्लिशेज पावर, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया क्या, देखिए औरंगजेब वाज द लास्ट, देखिए यहाँ पर क्या कि औरंगजेब वाज द लास्ट, देखिए औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स मतलब सूबेदार्स, गवर्नर मीन्स की सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगन asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an इफेक्टिव सेंटर। देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी के केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यहाँ पर जो कहा बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, हाउएवर देखिए क्या कि हाउएवर ए न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। देखिए डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. देखिए यहाँ पर क्या 18वीं सदी के उपरांत एक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पर एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि आगे यहाँ पे कहा गया के फिगर 1 की बात यहाँ पर करते हैं। फिगर 1 की बात हम यहाँ पर करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर एंड ही सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। देखिए कैप्टन हॉडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी की यहाँ इमेज दिया गया है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी आपको कैप्टन हॉडसन के द्वारा आपको यहाँ पर की गई है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आफ्टर औरंगजेब, देखिए आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in the 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood.
औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो था नहीं, इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोही मुगल बादशाह तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी के बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटों को जफर के सामने और उनके बेटों मतलब बाप के सामने ही मार डाला गया। फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए आगे आपको एक मैप आपको शो किया गया है। देखिए मैप जो आपको यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखिए कि मैप आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। देखिए 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते का आपके यहाँ पर मैप है। उसके देखिए वाणिज्यिक मर्केंटाइल की बात करते हैं, यहाँ पर मर्केंटाइल की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मर्केंटाइल यहाँ पर आपको है। देखिए मर्केंटाइल देखिए ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइस इज कॉल्ड मर्केंटाइल। देखिए एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को मर्केंटाइल बोलते हैं। मर्केंटाइल बोलते हैं मतलब वाणिज्यिक बोलते हैं। मर्केंटाइल मतलब वाणिज्यिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को हम वाणिज्यिक बोलते हैं, मर्केंटाइल बोलते हैं। देखिए आप पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट मतलब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना की बात करते हैं। उसकी यहाँ पर देखिए इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए कैरेक्टर फ्रॉम द रूरल ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ प्रथम granting it the sole right to trade with the East. This means that no other trading group in England could compete with the East India Company with this charter. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell a higher prices. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. देखिए सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महान एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से घोड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस जमाने में आपको वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। फिर आपको आगे देखिए द रॉयल चार्टर देखिए the Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route in India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene.
लेकिन यह शाही दस्तावेज देखिए यहाँ पे क्या, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर दे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर 17वीं शताब्दी के देखिए आप 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच में 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब देखिए द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। पीपल, क्लोव्स, cardamom and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. And this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships. Blockade routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. यहाँ देखिए कि समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी चीज़ ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। उनसे मिलने और मुनाफा गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फड़ने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल सदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार देखिए यहाँ पर देखिए यह व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार मुनाफा कमाने की इन कोशिशों का स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपके यहाँ पर कहा गया उसको यहाँ पर देखिए। इसके बाद देखिए एक आपको मर्केंटाइल, ये तो हो चुका था, मर्केंटाइल होगा। अब देखिए फॉरमैन जो यहाँ पर कहा उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए एक आपको दूसरा जो वर्ड है फरमान, देखिए यहाँ पर फरमान है। देखिए फरमान क्या था, ए रॉयल एडिक्ट। देखिए ए रॉयल एडिक्ट या ए रॉयल ऑर्डर की फरमान बोलते हैं, एक शाही आदेश की फरमान बोलते हैं। ये आपको फिगर यहाँ पर देखिए, फिगर 3 आपको यहाँ पर देखिए, फिगर 3 मद्रास के जहाज़ों के से सामान। यहाँ देखिए क्या है फिगर 3 आपको क्या है कि लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन इन 1867। तो मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र आपको है। ये आपको 1867 में बनाया गया। तो अब यहाँ पर जो खास बात है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड, यहाँ पर देखिए क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल यहाँ पर आपको है।
द फर्स्ट यहाँ देखिए क्या कि द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ह्यूगली इन 1651. This was the base from which the company's traders known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods and for exports were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari right over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. अब यहाँ पे देखिए द कंपनी ट्राइड टू, देखिए यहाँ पर क्या कि द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्राइविलेज. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेडर ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. यहाँ हम देखिए क्या कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई. कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे. इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था. इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था. यहीं पर उसके दफ्तर थे देखिए जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे. जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया. 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था. 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली. इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में ही कलकत्ता बन रहा. अब इसे कोलकाता कहा जाता है. कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे. कंपनी ज़्यादा निर्यातें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी. उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था. कंपनी जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया. इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी. ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते. देखिए फिलहाल के इस चैप्टर को यहीं तक रखिए. चैप्टर जो आपको चैप्टर नंबर आपको यहाँ पर है 11, ये चैप्टर यहाँ से आपको पढ़िएगा. बाद में आपके इस चैप्टर नंबर आपको जो यहाँ पर है 11 के बाद आपको बाद में पढ़िएगा. 11 के बाद अगले वीडियो में देखिएगा.